अध्याय 3। खलनायक को घमंड है। मेरे दिन की शुरुआत व्यायाम से होती है। मैं सभी प्रकार की तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण लेता हूँ और शारीरिक शक्ति विकसित करता हूँ। इसमें एक बहुत ही कठिन मुकाबला सत्र शामिल है। एक बार जब मैं कुछ हल्के व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को आराम देता हूँ, तो अगला कदम जादू है। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी जादू सीखता हूँ, जैसे उपचार जादू, साथ ही मुकाबला जादू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्यूक के बेटे के रूप में मेरी कितनी ऊंची स्थिति है, ये व्यक्तिगत शक्ति किसी दिन अपरिहार्य होगी। आखिरी काम जो मैं करता हूँ वह है पढ़ाई। मैं इस रोमांटिक फैंटेसी उपन्यास में जीवित रहने के लिए विभिन्न ज्ञान इकट्ठा करता हूँ। मैं पहले ही कई किताबें पढ़ चुका था, हालांकि इस विशेष पुस्तक में कुछ अनोखा था। यह एक किताब थी जिसका नाम था वेज टू प्लीज ए नोबल लेडी। यह एक किताब थी जिसे मैंने अपनी मंगेतर खलनायक शेल इज़बेल के लिए खरीदा और पढ़ा था। आदतन मैं किताब खोलता हूँ। इसमें कहा गया है, एक कुलीन महिला को खुश करने के लिए अनंत भक्ति समर्पित करें, तब वो खुल जाएगी। लेकिन क्या ये शेल के लिए काम आया? बिल्कुल नहीं। इस किताब को पढ़ना पहली बार में एक गलती थी, क्योंकि वह कोई कुलीन महिला नहीं बल्कि एक शातिर खलनायिका थी। जब मैं ये सोच रहा था, मैंने एक और किताब उठा ली, खलनायक को धमकाने के 999 तरीके। मुझे नहीं पता था कि यह किताब अस्तित्व में क्यों है। नहीं, क्या पहली बार में इस तरह की किताब प्रकाशित करना ठीक है? फिर भी इसे पूरी तरह से पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यह वास्तव में एक अच्छी किताब थी। मैं कुछ ऐसा ढूंढने में भी सक्षम था जो मददगार हो सकता है। वैसे भी यह एक ऐसा वाक्यांश था जो आज उपयोगी हो सकता है। जब कोई खलनायिका कुछ शर्मनाक करती है, तो उसके गौरव को ठेस पहुंचती है। इन शब्दों के बारे में सोचते हुए मैं उस दुष्ट महिला से मिलने के लिए चल पड़ा। पढ़ने के बाद अगली चीज थी दुष्ट स्त्री से मुलाकात। मेरे सामने शेल अपनी चौड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। इस बिंदु तक ये हमेशा की तरह था। आगे क्या होगा? क्या मैं उसे खुश करने के लिए अपने दिल और आत्मा का उपयोग कर रहा था? वो भी मेरी दिनचर्या में से एक हुआ करता था, लेकिन अब और नहीं। खुद उसने चाय का कप जोर से नीचे रख दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जैसे ही उसने ऐसा किया, वह उसी समय मुझे घूर रही थी। आमतौर पर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता। निस्संदेह अब मैं भी नहीं हार सकता था। खुद यह इतनी तेज आवाज़ थी कि मुझे संदेह हुआ कि यह चाय का कप नीचे रखने की आवाज़ थी। अगर पहले आवाज़ उसके चाय के कप से आती थी, तो इस बार मेरी थी। मैं जीत गया हूँ। दुष्ट महिला को बहुत घमंड था। दूसरे शब्दों में, वह उस स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होगी जहाँ वह हार रही थी। भले ही ये इस तरह का अजीब टकराव था, तो दुष्ट स्त्री ने फिर से चाय का प्याला उठाया। इस बार यह पीने के लिए नहीं था। फिर उसने चाय का कप नीचे गिरा दिया। ताग ताग, यह मेरी चाय के कप की आवाज़ थी जो तुरंत उसके चाय के कप की आवाज़ के बाद आई। उसके चाय के कप की आवाज़ मेरी आवाज़ में दब गई। आह! इसके तुरंत बाद खलनायक की आवाज़ भी आई। आप सोच सकते हैं कि उसकी आवाज़ मेरे प्रति उसकी निराशा से निकली थी, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि उसके चाय के कप में गर्म चाय उसके हाथों पर गिर गई थी। ओह! आह! इस बार जो आवाज़ आई वह वास्तव में मेरे प्रति उसकी हताशा थी। हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने इस बार भी खलनायक को हरा दिया था। तुम ठीक हो? दुष्ट महिला ने तुरंत अपना हाथ छिपा लिया और बोली, ये ठीक नहीं है। मैं ये सोचकर जैसे ही उठने वाला था कि शायद वह जल गई है, मुझे एक और टूटने की आवाज़ सुनाई दी। बजना। इस बार यह उसकी चाय के कप की आवाज़ थी। ऐसा उसने जलने के कारण नहीं, बल्कि अपने घमंड के कारण किया। इससे पहले कि वह खुशी महसूस कर पाती, उसे फिर से चाय का प्याला टूटने की आवाज़ सुनाई दी। क्लैंग! यह मेरे द्वारा फेंके गए चाय के कप की आवाज़ थी। बेशक एक चाय का प्याला इस तरह के प्रभाव का सामना नहीं कर सकता। और फिर एक क्षण का मौन। उसकी खामोशी जीतने के तुरंत बाद हार के एहसास के कारण थी, और मेरी खामोशी इस बेतुके हालात के कारण थी। हालांकि ये चुप्पी तुरंत टूट गई, क्योंकि कुछ नौकरानियां कमरे में दौड़ती हुई आई थीं। आह! मेरी महिला! क्या हुआ?
नौकरानियों ने तुरंत शैल की सुरक्षा के बारे में पूछताछ करना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैल के सामने चाय का टूटा हुआ कप देखकर उन्होंने स्थिति का आकलन पूरा कर लिया था। नौकरानियों में से एक ने चाय के कप के टूटे हुए टुकड़े को साफ करते हुए तुरंत कहा, अब मरहम लगाने वाले को बुलाओ। जैसा कि अपेक्षित था, वह ड्यूक के परिवार का खजाना थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी नौकरानी ने एक चिकित्सक को बुलाया। नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, इसलिए मरहम लगाने वाले को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। छुट्टी। शैल ने ही दासियों को रोका था। उसका भाव बहुत ठंडा था, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसने मेरी ओर देखा था। लेकिन शैल अचानक ऐसे बोली जैसे उसके पास कोई अच्छा विचार हो। नहीं, मत छोड़ो, यहाँ रहें। पूरी तरह से अप्रत्याशित आदेश पर नौकरानियों के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शैल ने मेरी ओर देखा। इस बार ये सामान्य से अलग था। इसमें उसने कोई ठंडी अभिव्यक्ति नहीं दिखाए, न ही कोई अनुचित अभिव्यक्ति या यहाँ तक कि नाराजगी भरी अभिव्यक्ति भी नहीं दिखाई। लेकिन वह मुस्कुराए और बस मेरी तरफ देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे कह रही हो कि उसने मुझे पीटा है। मुझे लगता है तुम्हें अब चुप रहना होगा, एरन। आहा, उसने सोचा होगा कि मैं नौकरानियों के सामने जवाब नहीं दे पाऊंगी। निश्चित रूप से यह थोड़ा परेशानी भरा था। यदि मैंने दासियों के सामने उस दुष्ट स्त्री को सताने जैसा अविवेकपूर्ण कार्य किया तो मुझे खून ही देखना पड़ेगा। फिर भी मैं मुस्कुराता रहा। ये सही है, केवल धमकाना असंभव था। हालांकि स्नेह व्यक्त करना संभव था, क्योंकि हमारी भी मंगनी हो चुकी थी। शैल, तुम आज भी खूबसूरत हो। क्या तुम दोबारा ऐसा करना चाहते हो? वह अपने शब्दों को निगले बिना नहीं रह सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने आसपास की नौकरानियों की मनोदशा को पढ़ लिया था। नौकरानियों के बीच आम रुचि प्रेम की कहानी थी। ये स्वाभाविक था। अधिकांश नौकरानियां उस उम्र में थीं जब वे प्यार के सपने देखती थीं। दासियों के चेहरे लाल हो गए और उन्होंने अपना ध्यान शैल पर केंद्रित किया। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई अच्छा शो देखने के लिए उत्सुक हों। दुष्ट स्त्री शर्मा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी जीतने की इच्छा शर्म से बड़ी थी। उसकी भावनाओं को समझते हुए मैंने सोचा, यदि आपकी जीतने की इच्छा शर्म से बड़ी है, तो क्या ये शर्म को बड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी? और फिर मैं तुरंत हरकत में आ गया। मैंने मेज से केक उठाया और उसके मुंह के पास लाया। बेशक ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्वाभिमानी खलनायक इसे चुपचाप स्वीकार कर ले। ओह, तुम्हें नौकरानियों के सामने खाना खाने में शर्म आती है। ये शैल नहीं था जिसने मेरे भावुक शब्दों का जवाब दिया। ये नौकरानियां थीं। क्या आमतौर पर नौकरानियां दुष्ट महिला शैल के सामने इस तरह का शोर मचाने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन नौकरानियां इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि उनके सामने दो लोग एक रोमांस उपन्यास के दो मुख्य पात्रों की तरह लग रहे थे। ऐसे में शैल फिर भी चुप रही। हालांकि उसका लाल चेहरा उसकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था। तुम अब भी नौकरानियों को नहीं भगाओगे। और इसलिए शर्म की तीव्रता को बढ़ाने के लिए मैं उठा और शैल के पास गया। इस बार मैं तुम्हें न केवल लज्जित करूंगा, बल्कि तुम्हारे अभिमान को भी ठेस पहुंचाऊंगा। चूंकि मेरा चेहरा बमुश्किल उसके चेहरे को छू रहा था, मैंने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तो क्या तुम्हें लगता है कि नौकरानियों की मदद के बिना तुम मुझे हरा नहीं पाओगे? जैसा कि अपेक्षित था, तुम काया हो। मैं समझता हूँ। जब आप छोटे थे तब से आप नौकरानी के बिना कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए आप यहाँ भी उनकी मदद लेते हैं। जैसे ही मैंने शैल की ओर देखा, उसने अपनी नौकरानी से कहा, तुम जा सकते हो। ये फिर से मेरी जीत थी। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा किताब में कहा गया था। मैंने जो पढ़ा था उस पर फिर से विचार किया। जब एक खलनायिका कुछ शर्मनाक करती है, तो उसके गौरव को ठेस पहुंचती है। इसका कारण ये था कि उस दुष्ट स्त्री को बड़ा अभिमान था। शैल को बहुत गुस्सा आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह हार गई थी, लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि उसके हाथ जल गए थे और उसे चाय के कप से खरोंचें आ गई थी। जो ड्यूक परिवार की लाडली बेटी थी, उसके शरीर पर चोट का निशान होना गंभीर बात थी। इसलिए वह जितनी बार घायल हुई थी,
उसकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती थी। भले ही वह एक अदृश्य खरोंच थी। निस्संदेह यही कारण नहीं था कि शैल अपने घाव को लेकर नाखुश थी। यदि वह घायल हो गई थी तो वह थोड़ी औषधि लगा सकती थी। सबसे पहले, ड्यूक के परिवार में कई उत्कृष्ट चिकित्सक हैं, लेकिन उसने अन्यथा सोचा, यहाँ तक कि उसके अदृश्य निशान भी दूसरों से अलग माने जाएंगे, क्योंकि वे उसके छोटे से घाव का इलाज ऐसे करते थे जैसे कि वह कोई बड़ा निशान हो। उदाहरण के लिए, नौकरानियों ने भी चाय का टूटा हुआ कप देखकर मरहम लगाने वाले को बुलाया। इसलिए जब उन्हें आमतौर पर चोट लगती है तो वह किसी को नहीं बताती हैं और इसे छुपाती हैं। फिर वह तब तक इंतजार करती है जब तक कि यह अपने आप ठीक न हो जाए। कुछ समय पहले भी ऐसा ही था। उसने घाव को ढक दिया ताकि उसका मंगेतर इसे कभी न देख सके। जैसे ही उसने उस स्थान को सहलाया जहां कुछ क्षण पहले उसे चोट लगी थी, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि घाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। इतना कम समय बीत चुका था कि यह स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं हो सका। उसके दिमाग में तुरंत जो बात आई वह उसका अपना मंगेतर था। इसके बारे में सोचते हुए जब उसके मंगेतर ने उससे फुसफुसाया तो उसे अपने हाथ पर गर्माहट महसूस हुई। खलनायक शैल को बुरा लगा। एक बार फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दुष्ट स्त्री को अत्यधिक अभिमान था। कहानी खत्म। अलविदा।